देखिए, आज का जो हम लोग का वीडियो होगा, पिछला एक वीडियो हम आपको हिंदी ग्रामर के संधि से रिलेटेड वीडियो आपको दिए थे। आप लोग को संधि का जो संधि और संधि विच्छेद से रिलेटेड वीडियो दिया गया था। आज हम लोग समास के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, संधि और जो समास होता है एक तरीके से क्या होता है, उल्टा होता है। संधि का क्या काम होता है, संधि जो होता है वो कई सारे शब्दों को आपस में जो एक शब्द को तोड़ा जाता है संधि में, संधि विच्छेद में। और समास जो होता है, समास में क्या होता है, कई सारे शब्द मिलके एक शब्द बनाते हैं। संधि विच्छेद में तोड़ा जाता है और समास में भी समास जो होता है, समास विग्रह किया जाता है। तो संधि विच्छेद जैसा ही समास विग्रह होता है। तो यहाँ पे हम लोग समास के बारे में पढ़ेंगे। समास क्या होता है, समास कितने रूप होते हैं, कौन सा समास कैसे पहचाना जाता है कि कौन सा शब्द जो है किस समास के अंतर्गत आता है, इन सब बातों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहले ये जानते हैं कि समास जो है, समास का मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या है। ये पहला बात है कि इसका अर्थ जो होता है संक्षिप्तीकरण होता है, संक्षिप्त करना होता है। संक्षिप्तीकरण इसका जो है अर्थ होता है समास का। और समास कहते हैं कि जो अगर परिभाषा देखा जाए, डिफिनीशन देखा जाए समास का, तो डिफिनीशन क्या कहता है, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन एवं सार्थक शब्द को क्या कहा जाता है। दो या दो से अधिक शब्द जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नवीन एवं सार्थक शब्द को, एक नए और सार्थक अर्थ वाले शब्द को क्या कहा जाता है, समास कहा जाता है। तो जब दो या दो से अधिक शब्द मिलते हैं, अधिक शब्द मिलके एक नया शब्द बनाते हैं, नया और सार्थक शब्द बनाते हैं, तो उसे ही क्या कहा जाता है, समास कहा जाता है। दो या दो से अधिक शब्द जब मिलकर एक नया और सार्थक शब्द बनाते हैं तो उसी को क्या कहा जाता है, समास कहा जाता है। जैसे में रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर, इतना 4 शब्दों का इसको जो है संक्षिप्तीकरण करना है तो क्या करेंगे, रसोई घर क्या हो जाएगा, रसोई घर हो जाएगा। या नीले रंग की गाय है, मान लीजिए इसका संक्षिप्तीकरण करना है, नीले रंग की गाय, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, नीलगाय हो जाएगा, नीलगाय हो जाएगा। तो ये समास का मतलब यही होता है, कई सारे शब्द होते हैं, शब्द का जो संक्षिप्त करके, छोटा करके एक सार्थक शब्द, एक नया और सार्थक शब्द दिया जाता है, उसी को समास कहा जाता है। अब जो है समास के नियमों से जो शब्द बनते हैं उनको समासिक पद, ये जो है ये पद हो गया, ये पद हो गया, इनको समासिक पद या समस्त पद कहा जाता है। समासिक जो नए शब्द बनते हैं उनको समासिक पद या समस्त पद कहा जाता है। बात ध्यान से तो समझिएगा। जो फिर से एक बार समझ लिया जाए, समास का मतलब क्या होता है, संक्षिप्तीकरण, संक्षिप्त माने छोटा होता है, छोटा करने, लघु रूप देने की जो प्रक्रिया होती है वो समास के अंतर्गत होती है। अब समास कहा किसको जाता है, दो या दो से अधिक शब्द जब मिलकर एक नए और सार्थक शब्द का निर्माण करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, समास कहते हैं। जैसे मैं रसोई के लिए घर, एक 4 शब्दों से मिलकर बना एक तरीके से क्या है, वाक्य है, तो इसके लिए एक नया शब्द क्या हो जाएगा, रसोई के लिए घर के लिए रसोई घर हो जाएगा। नीले रंग की गाय के लिए क्या अर्थ, नीलगाय होता है। तो जो नए शब्द बनते हैं उनको समासिक पद या समस्त पद कहा जाता है। अब जो समास होता है, समास का अगर भेद देखा जाए तो समास के 6 भेद होते हैं। समास के भेद कौन होता है, 6 होता है। पहला जो होता है, पहला अव्ययी भाव समास कहलाता है। अव्ययी भाव समास होता है। दूसरा जो समास होता है तत्पुरुष समास कहलाता है, तत्पुरुष समास, दूसरा समास तत्पुरुष समास। तीसरा जो होता है द्विगु होता है, द्विगु समास होता है। चौथा द्वंद्व समास होता है, द्वंद्व समास। और 5वां जो होता है कर्मधारय होता है। और 6वां बहुब्रीहि होता है, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास एक होता है, एक बहुब्रीहि समास होता है, बहुब्रीहि समास होता है। ये 6 समास होते हैं। 6 समास के बारे में अलग अलग हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ तक
जो हुआ ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। समास का अर्थ क्या है, संक्षिप्तीकरण है। समास कहते किसको है, दो या दो से अधिक शब्द जब मिलकर एक नए शब्द या और सार्थक शब्द का निर्माण करते हैं उसे समास कहा जाता है। जो नया सार्थक शब्द बनता है उसको समस्त पद या समासिक पद कहा जाता है। अब समास जो होते हैं, समास 6 प्रकार के होते हैं। समास जो होते हैं 6 प्रकार के होते हैं, जैसे अव्ययी भाव होता है, तत्पुरुष होता है, द्वंद्व होता है, द्विगु समास होता है, कर्मधारय होता है, बहुब्रीहि होता है। ये 6 समास पाए जाते हैं। तो सबके बारे में अलग अलग हम लोग समझते हैं। जैसे पहला समास अव्ययी भाव समास जो है इसके बारे में समझते हैं। अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं, इसको पहचानने का क्या तरीका है कि किस तरीके से किसी समासिक पद को पहचाना जाएगा कि अव्ययी भाव समास है या तत्पुरुष है या बहुब्रीहि है। इन सब नियमों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहला जो है अव्ययी भाव के बारे में समझते हैं। 1 नंबर जो है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास जो होता है इसमें क्या जानना है कि इसमें पहला पद प्रधान होता है। पहला पद प्रधान होता है। प्रमुख कौन होता है, पहला पद होता है। और दूसरी बात क्या जानना है, ये इसमें पूरा पद अवयव होता है। पूरा पद जो होता है अवयव होता है, अवयव होता है, पूरा पद अवयव होता है। तीसरा बात क्या जानना है, इसमें जो पहला पद होता है, पहला पद वो उपसर्ग होता है, उपसर्ग होता है। अब बात जानना है कि उपसर्ग होता है तो कैसे पहचानेंगे कौन सा उपसर्ग। तो उपसर्ग में क्या क्या हो सकता है, उपसर्ग में क्या क्या आता है, अ आता है, आ आता है, शुरुआत जो होता है आ, अनु हो सकता है, अनु, फिर प्रति, फिर हर भी आता है उपसर्ग के अंतर्गत, भर आता है, हर होता है, भर होता है, नी होता है, फिर निर होता है, यथा होता है, यथा, और यावत, ये सारे जो शब्द होते हैं उपसर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो अव्ययी भाव समास जो होता है इनमें जो प्रथम पद होता है इन्हीं उपसर्गों किसी न किसी एक उपसर्ग से शुरू होता है। अ से शुरू हो सकता है या आ से, अनु से, प्रति से, हर से, भर से, नी से, नीर से, यथा से या यावत से, ये शुरू होता है अव्ययी भाव समास। जैसे में एग्जाम्पल में समझते हैं। एग्जाम्पल में जैसे आजन्म है, आजन्म आ से शुरू होता है तो अजन्म का मतलब जन्म पर्यंत होता है, जन्म पर्यंत। चाहे यथावधि मतलब यथा से शुरू हो रहा है, देखिए यथा यहाँ पे है तो ये क्या हो जाए, और इसका मतलब होता है अवधि के अनुसार। तो ये जो है समास विग्रह करने के लिए बहुत कम देता है। हम लोग को शब्द देके उसको पूछता है ये कौन सा समास है। तो जिन शब्दों के शुरुआत में अ हो, आ हो, अनु हो, प्रति हो, हर, भर, नी, नीर, यथा, यावत हो तो उसे क्या कहा जाता है, उसे अव्ययी भाव समास कहा जाता है। जैसे अजन्म हो गया, यथावधि हो गया, बेकसूर हो गया, बेकसूर, निडर हो गया आदि, ये सारे शब्द क्या है अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आते हैं। और इसमें जैसे क्या बताया गया पहला पद पे, जैसे अगर इसका समास विग्रह किया जाए तो आजन्म का मतलब जन्म पर्यंत, पर्यंत का कोई मतलब नहीं होता है, जन्म यहाँ पे प्रधान है। यथावधि यानी अवधि के अनुसार यहाँ पे अवधि प्रधान है। तो ये जो पहला जो पद होता है वो क्या होता है, वही प्रधान होता है, तो उसी को अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसमें पूरा पद अवयव होता है, पहला पद उपसर्ग होता है। ये 3 बातें अव्ययी भाव समास के अंतर्गत हम लोग को जाननी है। फिर दूसरा जो समास होता है उसको तत्पुरुष समास कहा जाता है। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास दूसरा समास का दूसरा भेद होता है। इसमें क्या होता है, इसमें दूसरा पद प्रधान होता है। अव्ययी भाव में पहला पद प्रधान होता था, इसमें दूसरा पद प्रधान होता है, दूसरा पद प्रधान होता है तत्पुरुष समास में। और इसमें जो इनका जब अगर समास विग्रह किया जाता है तो इसमें जो समास जो क्या बोलते हैं, जो कारक चिन्ह होते हैं, कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। कारक चिन्ह में कौन कौन कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है, एक कर्ता कारक का और एक संबोधन का। संबोधन का जो कारक चिन्ह है उसका प्रयोग
नहीं होता है और बाकी 6 हैं उन सबका प्रयोग होता है। जैसे में कर्ता का कारक चिन्ह क्या होता है, कर्ता नहीं होता है। कर्म का क्या होता है, कर्म को होता है। करण से क्या होता है, करण से होता है। संप्रदान, संप्रदान का क्या होता है, के लिए। आपादान क्या होता है, आपादान से अलग होने में होता है। इसका जो चिन्ह होता है से अलग होने में, से ही अर्थ होता है लेकिन अलग होने के अर्थ में आपादान कारक का प्रयोग किया जाता है। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान। अधिकरण, अधिकरण, अधिकरण जो होता है में या पर होता है। 2, 3, 4, 5, 6। कर्ता ने कर्म को करण के लिए संप्रदान, संप्रकरण से संप्रदान के लिए आपादान से अलग होने में। संबंध एक होता है, एक संबंध, यहाँ पे पहले संबंध आता है, संबंध कारक। तो संबंध काके की रारे री होता है, का के की रा रे री, ये संबंध बरसाता है। फिर अधिकरण होता है, अधिकरण ये में पर इसका अर्थ होता है, में पर चिन्ह होता है, में या पर। और फिर संबोधन होता है, संबोधन हे अरियो, हे अजी ओ। तो ये कारक चिन्ह होते हैं। तो इसमें ये कर्ता वाला और एक संबोधन वाला, इन 2 कारक चिन्हों का केवल प्रयोग नहीं होता है। तो और सारे जो कारक चिन्ह हैं उनका प्रयोग अगर हो जाए तो इसके आधार पे तत्पुरुष का भी कई प्रकार होता है। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, आपादान तत्पुरुष, संबंध, ये सारे तत्पुरुष का प्रकार होता है। तो इसमें मुख्य बात यही जानना है कि दूसरा पद प्रधान होता है। जैसे मैं कैसे समझेंगे, जैसे एक विद्यालय है, विद्यालय, विद्यालय जो शब्द है इसका अगर समास विग्रह किया जाए तो क्या होगा, विद्या के लिए आलय, विद्या के लिए आलय मतलब घर होता है। यहाँ पे कौन सा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लगा है और यहाँ पे दूसरा पद जो है प्रधान है आलय, आलय यानी घर। विद्या यहाँ पे प्रधान नहीं है, आलय प्रधान है, दूसरा पद प्रधान है। इस वजह से ये क्या है, तत्पुरुष समास है। और के लिए अगर लगा है तो संप्रदान तत्पुरुष है। बात समझ में आ रहा है। फिर राजपुत्र हो, राजपुत्र अगर है तो क्या हो जाएगा, राजा का पुत्र, राजा का पुत्र। तो ये कौन सा होगा, संबंध तत्पुरुष हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। यहाँ पे राजपुत्र का मतलब पुत्र, यहाँ पे पुत्र को दर्शाया गया, पुत्र को बताया गया, तो राजा का पुत्र है, पुत्र प्रधान है। इस वजह से ये जो है तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है। मोद और कई सारे जो होते हैं जिसमें दूसरा पद प्रधान हो और इन समास विग्रह करने पे इन सारे जो कारक होते हैं, कारक चिन्हों का प्रयोग हो तो उसको तत्पुरुष समास कहा जाता है। फिर आता है 3 नंबर पे द्विगु समास आता है। द्विगु समास, द्विगु समास में कुछ खास नहीं है, ये बस है कि इसमें संख्यावाचक शब्द होते हैं, संख्यावाचक, संख्यावाचक शब्द लगाए जाते हैं। संख्यावाचक अगर शब्द है तो द्विगु है। जैसे में त्रिलोक, त्रिलोक, त्रि लगल है, त्रि माने 3 होता है। नवरात्र, नवरात्र 9 लगल है, तो ये क्या है, संख्यावाचक शब्द है, द्विगु है। फिर दुसुत्ति कुछ कई भी हो सकता है जिसमें संख्यावाचक अगर शब्द है तो वो द्विगु समास है। ये पहचानने का सबसे आसान तरीका है। और द्वंद्व समास एक होता है, द्वंद्व, द्वंद्व समास। इसमें क्या होता है, जो हम लोग अव्ययी भाव पढ़े हैं, पहला अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है, तत्पुरुष में दूसरा पद प्रधान होता है, द्वंद्व में संख्यावाचक होता है, द्विगु में दोनों पद प्रधान होता है, दोनों का दोनों पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास में द्विगु में तो संख्यावाचक होता है, द्वंद्व समास में दोनों का दोनों पद प्रधान होता है। जैसे में दोनों पद प्रधान कैसे समझेंगे, एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल पाप पुण्य, पाप भी प्रधान है, पुण्य भी प्रधान है। इसका जो इसमें एक और बात जानना है, दोनों पद प्रधान होता है। इसको अगर विग्रह किया जाए तो विग्रह करने पे और या शब्द का प्रयोग आता है। पाप पुण्य मतलब पाप और पुण्य अगर विग्रह किया जाएगा तो खरा खोटा, खरा खोटा, खरा और खोटा, तो खरा भी यहाँ पे प्रधान है, खोटा भी प्रधान है। माता पिता, माता पिता क्या हो जाएगा, माता भी प्रधान, पिता भी प्रधान। तो इस स्थिति में यह द्वंद्व समास के अंतर्गत आता है। फिर जो होता है कर्मधारय समास से होता है। कर्मधारय समास के बारे में समझ लिया जाए।
कर्मधारय समास। पांचवा समास होता है कर्मधारय समास। इसमें क्या होता है, इसमें समस्त पद समान रूप से प्रधान होता है, समस्त पद प्रधान होता है। कर्मधारय में समस्त पद प्रधान होता है और इसके लिंग, इसमें एक और दूसरी बात इसका पहचान का क्या है, इसमें पहला पद जो होता है, पहला पद वो विशेषण होता है, विशेषता बताता है, विशेषण होता है। और दूसरा जो होता है विशेष जो होता है उसके बारे में बताया जाता है। विशेष का मतलब यही है। और इनका विग्रह किया जाता है तो नया शब्द नहीं बनता है, विग्रह करने पर नया शब्द नहीं बनता है। तो ये क्या है, नया शब्द नहीं बनता है, ये याद रखना है। नया शब्द अगर नहीं बने तो क्या है, कर्मधारय समास है। जैसे में चंद्रमुख, चंद्रमुख, तो चंद्रमुख हो जाएगा तो इसका अगर विग्रह करेंगे, समास विग्रह करेंगे तो इसका क्या होगा, चंद्रमा के समान मुख वाला, चंद्रमा के समान मुख वाला, इसका विग्रह ये हुआ। तो चंद्रमा के समान मुख वाला, इसका कोई नया अर्थ नहीं आता है, इस वजह से क्या है। और मुख कैसा है, तो चंद्रमा के समान है। मुख की जो विशेषता बताई गई है चंद्रमा से दी गई है, विशेषण है चंद्रमा, तो क्या हो जाएगा, ये कर्मधारय समास के अंतर्गत आ जाएगा। चाहे नील गगन, नील गगन, नील गगन जो है इसका मतलब है नीला है जो आसमान, तो नीला है जो आसमान, तो आसमान कैसा है, नीला है। आसमान के बारे में विशेषण किया गया कि कैसा है, नीला है, तो ये क्या है, कर्मधारय समास है। अगर उसका अलग अर्थ नहीं हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास। एक लास्ट होता है बहुव्रीहि समास होता है। बहुव्रीहि समास में बहुव्रीहि समास क्या होता है, बहुव्रीहि में इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, कोई पद प्रधान नहीं होता है, बहुव्रीहि में नहीं होता है। और विग्रह करने पर नया शब्द बनता है, विग्रह करने पर नया शब्द निकलता है, नया शब्द निकलता है, निकलता है, उसको क्या कहेंगे, बहुव्रीहि समास कहेंगे। जैसे त्रिनेत्र, त्रिनेत्र, त्रिनेत्र का अगर विग्रह करेंगे तो तीन नेत्रों वाला, तो तीन नेत्र वाला कौन है, तीन नेत्र वाला कौन है, भगवान शिव है। तो ये क्या हो जाएगा, नया अर्थ आ जा रहा है, तीन नेत्र वाला विग्रह किया गया तो इसका भी अर्थ हो जाता है दूसरा। तो ऐसा जब कंडीशन आ जाए तो वो क्या है, बहुव्रीहि समास है। जैसे में गजानन, गजानन, गजानन मतलब गज, जिसका मुख जो है गज का हो, जिसका यानी हाथी का मुख वाला, हाथी का मुख वाला, हाथी का मुख वाला कौन सा व्यक्ति है, वो तो भगवान गणेश है, गणेश भगवान है, तो ये गणेश हो जाएंगे, इसका अलग अर्थ हो जाएगा। जैसे श्वेतांबर हो गया, यानी अंबर जो वस्त्र है कैसा है, श्वेत है, श्वेत अंबर है, मतलब श्वेत अंबर किसका होता है, माँ सरस्वती का होता है, तो सरस्वती हो जाएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आ जाएगा। गिरिधर, गिरिधर एक एग्जाम्पल है, तो गिरिधर भी क्या, गिर यानी पर्वत को धारण करने वाले, पर्वत को कौन धारण किया, एक ही व्यक्ति है और दूसरा कोई नहीं किया है ऐसा काम, तो भगवान श्री कृष्ण है। तो अगर कोई पद है, कोई शब्द है, उसका अगर समास विग्रह किया जाता है तो उसे एक नया शब्द बन जाता है, तो बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आ जाता है। तो ये समास हुआ, समास का 6 रूप है, इसको आप ध्यान से देखिए और इससे जरूर फायदा उठाइए एग्जाम में आने वाले जो क्वेश्चन है उनसे।